नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ तिशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। टिहरी गढ़वाल के गजा में प्रथम गजा घंटाकर्ण महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। ऐसे में सीएम ने स्थानीय उत्पादों के स्टॉल्स का अवलोकन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में स्कूली छात्रों की ओर से रंगारंग प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। भारत तभी विकसित बनेगा जब उत्तराखंड विकसित बनेगा। उत्तराखंड तभी विकसित बनेगा जब हमारा ये जनपद टिहरी विकसित बनेगा। टिहरी जनपद तभी विकसित टिहरी बनेगा जब हमारा ये गजा क्षेत्र विकसित होगा। और ये गजा क्षेत्र तभी विकसित होगा जब हमारा एक एक गांव, एक एक पंचायत विकसित होगी। हम सबके सामने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य रखा है, एक टारगेट हम लोगों के लिए सेट किया है कि हमको 2047 में कैसे रूप में आना है। और ये लक्ष्य हम सबके लिए है, किसी एक व्यक्ति का लक्ष्य नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि विकसित भारत बनेगा तो केवल उनका लक्ष्य है। ये लक्ष्य 140 करोड़ भारतवासियों का है, भाइयों बहनों। और जब मैं कहता हूं कि उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बनेगा और ये हमारा विकल्प रही संकल्प है कि उत्तराखंड हिंदुस्तान का सबसे अच्छा राज्य बनेगा, नंबर 1 का राज्य बनेगा, तो ये अकेले मेरा संकल्प नहीं है। ये उत्तराखंड के हमारे 1 करोड़ 25 लाख लोगों का संकल्प है। उस यात्रा का ध्वज आपने मेरे हाथ में दे रखा है, लेकिन उस ध्वज के हम सब साथी हैं। उस गंतव्य के, उस यात्रा के हम सब सह यात्री हैं। जब हम सब मिलकर एक दिशा में चलेंगे तो कोई ताकत हमको हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनने से नहीं रोक सकती है। उसी प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का संकल्प पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। भाइयों बहनों, भारत विकसित भारत बनेगा, भारत दुनिया का नंबर 1 भारत बनेगा, भारत दुनिया का विश्व गुरु भारत बनेगा, भारत दुनिया को नेतृत्व देने वाला भारत बनेगा। भारत आगे चलेगा, पूरी दुनिया उसके पीछे चलेगी। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत को दुनिया की तीसरी अर्थ महाव्यवस्था बनाने का संकल्प लिया है। आज हम 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए हैं और आने वाले समय में 2027 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे बताया गया है इस मेले में हमारे लोकगीतों, लोक कलाओं के भी अद्भुत प्रदर्शन के साथ साथ विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं के द्वारा भी अनेक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां यहां पर की जाएंगी। नाटक एवं झांकियों का भी प्रदर्शन यहां पर किया जाएगा। संक्षेप रूप से हम सब ने अभी देखा भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं अपने स्कूल के उन शिक्षकगणों का, उनके माता पिता का, जिन बच्चों ने यहां पर अपनी आज बहुत शानदार प्रस्तुति दी है, क्योंकि वो बच्चे हमारे आने वाले कल के भविष्य हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए मैं विशेष रूप से आयोजक मंडल को भी साधुवाद देना चाहता हूं। इस प्रकार के आयोजन हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना अद्वितीय योगदान देते हैं। मेरा मानना है कि ये लोक संस्कृति हमारी मूल पहचान है, इसलिए उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति, पहनावे और खान पान पर हमें सदैव गर्व होना चाहिए। मैं आज दुनिया के अनेक देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे उत्तराखंड की माताएं, बहनें, हमारे बच्चे आज चाहे वो 7 समुद्र पार, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे किसी अन्य देश में हो, वो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इन्होंने टोपी पहन रखी है, ब्रह्म कमल की लगाए हुए। खड़े हो जाइए एक बार। ऐसी टोपी पहने हुए मुझे जब मैं लंदन में गया था, रात में 11 बजे सैकड़ों की संख्या में हमारे उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं और जौनसार के भाई बहन वहां पर मिले थे। भाइयों बहनों, पूरी दिन भर की यात्रा और लंबी 8-9 घंटे की यात्रा के बाद में वहां पहुंचा था। रात के 11 बजे थे। ऐसा लग रहा था मुझे कि मैं जो ये इंग्लैंड
यूनाइटेड किंगडम उसको भी यूके बोलते हैं और हमारे उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं। तो सच बताऊं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं यहां इंग्लैंड के यूके में हूं। मुझे लग रहा था कि मैं अपने उत्तराखंड के यूके में हूं, किसी शहर में आया हूं। इस प्रकार का वहां पर अनुभव मुझे प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आज हम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति और विरासत के पुनरुत्थान का भी एक अमृत काल चल रहा है। चाहे लंबे समय से हम सब जिसकी प्रतीक्षा कर रहे थे, भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनना चाहिए, 500 वर्षों से हमारी प्रतीक्षा थी। अनेक लोगों ने कार सेवा करी, इस क्षेत्र के भी लोगों ने कार सेवा करी होगी। हमारे उत्तराखंड से बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां कार सेवा करने गए थे और आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। भाइयों बहनों, चाहे काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महाकाल उज्जैन। उत्तराखंड कांग्रेस के देहरादून कार्यालय में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 61वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान कांग्रेसियों ने उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। मौके पर पार्टी की प्रवक्ता मंजू त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेहरू के पद चिन्हों पर चलने का आह्वान किया है। देखिए, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि पर मैं उनको चरणों में सत सत नमन करती हूँ और दो पंक्तियां कहना चाहूंगी उनके लिए कि 27 मई सन 64 का दिवस अभागा, 27 मई सन 64 का दिवस अभागा, अजरामर उस महाप्राण ने तन को त्यागा। हम अंग्रेजों की गुलामी से जकड़े हुए थे, हमारी भारत माता कराह रही थी, गुलामी की बेड़ियां उसके पैरों में थी और तब मसीहा बनकर आए हमारे महात्मा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित नेहरू जी, सब ने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की आजादी में भाग लिया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। और यही नहीं, बहुत यातनाएं सही, आजादी ऐसे ही हमको नहीं मिल गई है। जेलों में पूरी जिंदगी, अपने जेलों में अपने परिवार का, अपने बच्चों का उनको बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। पिता का पत्र पुत्री के नाम से बहुत फेमस है, जो इंदिरा जी को वो जेल से लिखा करते थे। और आज उनकी पुण्यतिथि पर हम आज क्या हमेशा सदैव याद करते रहेंगे। वही है, कहते हैं ना, नेहरू इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया। और यही नहीं, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा दिया। महिलाओं के एजुकेशन के लिए उन्होंने कहा था, इफ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, बट इफ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट द होल फैमिली, द एंटायर फैमिली। तो ऐसी सोच थी पंडित नेहरू की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आगामी चुनाव न लड़ने के ऐलान को लेकर अब प्रदेश में सियासत गर्मा चुकी है। वहीं अब पीछे भी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी सवाल उठाए हैं। उनका मानना है कि हरीश रावत और उनके समर्थकों का ये प्रयोजित कार्यक्रम है ताकि उनके धड़े के जो कार्यकर्ता है वो हरीश रावत को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करे और पार्टी भी उनके टिकट को लेकर संजीदा हो जाए। साथ ही उन्होंने हरीश रावत को राजनीति से संन्यास लेने की सलाह दी है। आगे महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत का बयान कोई राजनीतिक रणनीति का षड्यंत्र हो सकता है। कितनों का अंगूठा काटने का काम किया, कितनों को उन्होंने राजनीति से दूर किया, इस बात को कांग्रेस के लोग जवाब देते हैं, तो मुझे कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी। इतना जरूर है कि जब हरीश रावत जी ने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और लगातार इस बात को बोल रहे हैं, एक बार बोल के समझ में आ सकता है कांग्रेस के लोगों की, लेकिन मुझे लगता है कि वो एक ग्रुप तैयार करना चाहते हैं और कि ये कह कि मैं नहीं लड़ूं, तो कुछ लोग प्रेशर मेंटेन करें उनके ऊपर कि तो आप लड़ें। तब मैंने राय दी थी कि उम्र वो हो गई है, इस उम्र के बाद अगर वो राजनीतिक संन्यास ले ले, उनकी उम्र के अनेकों लोगों ने ले लिया है संन्यास, वो संन्यास ले ले तो उत्तराखंड के अंदर हर व्यक्ति के वो प्रेरक बने। और ये सत्य है कि सरकार भाजपा की आनी है तो अच्छे सरकार सुझाव वो पुष्कर धामी जी को दें और भविष्य के अंदर अच्छी सरकार के जो उपयोगी सुझाव उनको देने का काम करना चाहिए। ये कह के मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो एक अपने दल के अंदर ग्रुप तैयार करना चाहते हैं। बीजेपी विधायक आदेश चौहान को पुलिस कस्टडी में युवक के साथ मारपीट के मामले में सीबीआई कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। अब साथ ही भतीजे समेत 3 पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई। हालांकि सजा मिलने के बाद तुरंत सभी को बेल भी मिल गई। विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप है, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।
रानीपुर से भाजपा विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को सीबीआई कोर्ट ने एक मामले में सजा सुनाई है। आपको बता दें कि लंबे समय से यह मामला लंबित भी था और जब ये मामला हाईकोर्ट में पहुंचा था तो कोर्ट ने इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी थी और अब सीबीआई ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए विधायक और उनकी भतीजी को 6 माह की सजा सुनाई है, जबकि इसमें 3 पुलिसकर्मी भी दोषी पाए गए हैं जिनको 1-1 साल की सजा भी सुनाई गई है। लंबे समय से मामला चल रहा था। जो विधायक की भतीजी हैं, उनके जो पति हैं, उनके साथ विवाद की बातें सामने आ रही थी। ऐसे में विधायक और भतीजी ने मिलकर झूठे साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किए थे और उसके हस्बैंड को फंसाने की कोशिश भी की थी, जिसके बाद उनके पति ने ये मामला जो है वो कोर्ट में पहुंचाया और कोर्ट ने इसको मामले को सीबीआई को सौंप दिया, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में जांच भी की और अब ये सामने भी पाया गया कि पूरी तरह से साक्ष्य झूठे थे और ऐसे में विधायक और उसकी भतीजी को 6 माह की सजा सुनाई गई, जबकि 3 पुलिसकर्मी जिन्होंने झूठे आरोप में व्यक्ति को लंबे समय तक अंदर रखने का काम किया था, ऐसे में उन पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरी है, उनको भी 1-1 साल की सजा सुनाई गई है। विधायक रानीपुर सीट से भाजपा के विधायक हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए भी हैं। अब देखना यह भी है कि क्या संगठन भी उनकी तरफ कोई कार्रवाई के निर्देश देता है। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। नगर निगम परिसर में ताले टूटने और फाइल चोरी होने की घटनाओं पर देहरादून महापौर सौरभ थपलियाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि निगम फाइल को डिजिटल स्वरूप दे रहा है ताकि अगर फाइल गायब भी हो जाती है तो उसकी डिजिटल कॉपी उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि चोरी की घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए जगह को चाक चौबंद कर बदल दिया जाएगा, साथ ही स्थान पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। आगे मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि फाइल डिजिटल होने से कोई भी समस्या नहीं आएगी। निगम ने क्या है, एक तो सारी जो फाइलें हैं उनका जो हम उनको डिजिटल स्वरूप दे रहे हैं, जिससे कि अगर कोई फाइल कहीं से गायब भी हो रही है तो हम पे उसका पहले से डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा। इसके अलावा जो हमने अपने जहाँ पे हमारी फाइलें रहती हैं उसकी चाक चौबंद व्यवस्था कर दी है। वहाँ पे हमने लाइटों से लेके और सीसीटीवी कैमरे वहाँ पे हमने लगा दिए हैं और उस जगह भी हम उसकी बदलने वाले हैं, क्योंकि पीछे की तरफ था और वहाँ एक आध बार पहले भी इसकी घटनाएं हो चुकी हैं, तो हम उस जगह को ही वहाँ से बदलने वाले हैं। और साथ साथ उनको अगर हम सारे जो हमारी फाइलें हैं सब अगर डिजिटल फॉर्म में हमारे पास आ जाएंगी तो फिर उसके बाद किसी प्रकार की कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। देहरादून शहर में बढ़ते हुए प्लास्टिक उत्पादन को कम करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसी को लेकर दून नगर निगम महापौर सौरभ थपलियाल ने बयान दिया है कि शुरुआती तौर पर परेड ग्राउंड इलाके में प्लास्टिक बैंक बनाने के साथ ही क्षेत्र को प्लास्टिक मुक्त घोषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस छोटे से अभियान को पूरे शहर में महाअभियान के रूप में चलाया जाएगा। देखिए, नगर निगम देहरादून हम पूरा प्लास्टिक मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक उसकी शुरुआत के तौर पे और परेड ग्राउंड जो हमारा है और शहर का दिल है उसको हमने प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया। तो वहाँ पे एक हमने प्लास्टिक बैंक भी बनाया है कि वहाँ पे कोई भी प्रकार से अगर प्लास्टिक वहाँ पे कहीं किसी को दिखाई देती है तो उस प्लास्टिक बैंक में प्लास्टिक को जमा कर सकते हैं। और इसी प्रकार हम ये जो एक फिलहाल एक अभियान की शुरुआत हमने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की है और इसे हम पूरे देहरादून में एक महाअभियान के तौर पर इसे शुरुआत करना चाहते हैं। हरिद्वार के लक्सर स्थित आयरन अस्पताल में बताते कि हथियारबंद बदमाश घुस गए और चाहा उन्होंने डॉक्टर और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, अब जिसमें दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि बदमाश हथियार और रस्सी लेकर आए थे और 2 घंटे तक अस्पताल में ही छिपे रहे। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। सीसीटीवी फुटेज की मदद से जांच जारी है। लक्सर में मंडल अध्यक्ष चरित्र सैनी के नेतृत्व में देश की सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ ही क्षेत्र के सभी वर्गों के लोग भारी उत्साह के साथ शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत लक्सर के बाकरपुर से यहां की गई है, जो कि दर्जनों गांव से गुजरती हुई खानपुर और ब्रह्मपुर में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान देशभक्ति गीतों और सैनिकों के जयकारों से पूरा माहौल गूंज उठा। वहीं मंडल अध्यक्ष चरित्र सैनी ने कहा है कि पीएम मोदी और देश की सेना के मजबूत हाथों में आज भारत पूरी तरह से सुरक्षित है। हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर देश का गौरव बढ़ाया है।
यात्रा जो है अपनी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा कही जा रही है। अपनी जो अभी पहलगाम में एक आतंकी घटना हुई, उसके बाद जो भारतीय सेना ने उनके प्रति प्रतिक्रिया दी, उस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ऑपरेशन के नाम से किया गया और भारतीय सेना ने अंदर घुसकर जो उनको मारा पाकिस्तानियों को, वो पूरे विश्व के अंदर भारत की सेना ने अपने गौरव को पुनः स्थापित किया। भारत माता की, भारत माता की, सैनिकों के सम्मान में, सैनिकों के सम्मान में, भारतीय सेना, भारतीय सेना, भारतीय सेना। आज विधानसभा लक्सर के निरंजनपुर मंडल में ये सैनिकों के सम्मान में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई है, जो भिक्कमपुर से शुरू हुई थी और यहाँ खानपुर ब्रह्मपुर में इसका समापन हो रहा है। जगह जगह इतने लोगों ने मतलब सम्मान किया, प्रत्येक गांव में कम से कम 2-2 ढाई। भारत के पहले ऋतु प्रवासी पर्यटन तीर्थाटन गांव माणा में चल रहे 12 दिवसीय पुष्कर कुंभ स्नान का अंतिम दिव्य स्नान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद यहां सन्नाटा पसर चुका है। संगम तट पर अब केवल खाली दिए, पत्तल समेत पूजा का सामान बिखरा पड़ा है। आपको बता दें कि 12 साल बाद केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। नैनीताल में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने मानस खंड परियोजना के तहत पंत पार्क से लेकर मां नैना देवी मंदिर तक किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता के साथ समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कुछ जगहों पर टूटफाट भी देखने को मिली और टीएम ने नाराजगी जताई है। अगर उन्होंने कहा कि इस तरीके से निर्माण कार्य होता है, टूटफाट की जाती है, तो ऐसे में तुरंत इसका समाधान निकाला जाए। उन्होंने नगर पालिका को पंत पार्क में वेंडिंग करने को लेकर साथ ही साथ कारोबार कर रहे व्यापारियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक लोकेशन है डीएसए के एंट्री के जगह पर, जहां पर मस्जिद तिराहे के पास जहां पर पानी भरने की शिकायतें आ रही थी बरसात में, तो उसको भी देखा है मैंने। उसमें क्योंकि नाली वो बहुत छोटी है और वहां पर नाली का जो सामने का हिस्सा है वो बहुत संकरा है, पानी ज़्यादा होता है। उसके लिए पीडब्ल्यूडी को कहा है, उन्होंने काम करना अपना आरंभ कर दिया है। उसकी जो जाली है उसके उन्होंने ऑर्डर्स वगैरह दे दिए हैं, उसको हम खुदवा के जल्दी ही ठीक करा देंगे, उसको चौड़ा करना पड़ेगा। साथ में मानस खंड परियोजना के अंतर्गत यहाँ पर जो काम पीडब्ल्यूडी करवा रहा है, चाहे वो कॉरिडोर का निर्माण का काम हो या प्रभावितों के लिए दुकानें बनाने का काम है, उसको भी देखा है, उसकी प्रगति को भी देखा है, उसको जल्दी ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि भविष्य में यहाँ नंदा देवी महोत्सव भी होना है, दशहरा भी होना है और गुरुद्वारे का भी अपना एक कार्यक्रम होता है, वो भी होना है। तो उस दौरान जो ये हमारे धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, उससे पहले हमारे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वो सब पूरे हों मानस खंड के अंतर्गत, उसके लिए विभाग को हमने निर्देशित किया है। साथ में यहाँ पे जो पालिका के माध्यम से पार्किंग चलाई जा रही है, उसमें कुछ अनऑथराइज्ड पार्किंग की बात भी सामने आई, जो मैदान के अंतर्गत कर रहे हैं। इसको मैदान के अंदर गाड़ियों की पार्किंग को रोकने के लिए जो है यहाँ पर रेलिंग और ये सारी चीज़ें लगाई गई थी, तो उस पर भी कार्रवाई करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फिलहाल इन खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।